अलग अलग, जैसे इसको ये दिखाना था तो हमने 2 मल्टीप्लीकेशन दिखाया, इसमें 0 दिखाना है मतलब, और प्रोडक्ट वाला ही कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के थ्रू दिखाना है। मतलब ऐसे 2 डिटर्मिनेंट जिनका मल्टीप्लीकेशन ये वाला डिटर्मिनेंट बने और उनमें से कोई एक 0 हो तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट 0। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आया कुछ पकड़ में? कौन से 2 डिटर्मिनेंट हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन लिखा होगा ये? चमका किसी को हल्का सा कुछ? कैसे बना सकता हूँ? पहले 2 बनाना है तो फर्स्ट रो में तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कुछ भी नहीं आना, वरना 2 कैसे बनेगा? दोनों डिटर्मिनेंट की। जीरो हटा दिया अभी मैंने, ठीक है दिखाएंगे। मामी ने, मैं नहीं कहता मामी ने नहीं तोड़ा होगा। अरे शबीर, नहीं दिखाई दिया तो देखो चलो, पहला बनाना है 2, और वैसे इसमें जहां भी जज करो अल्फा प्लस बीटा लिखा है, और अल्फा मतलब अल्फा और बीटा के टर्म्स में बोल रहा हूँ बस, जहां भी लिखा है अल्फा प्लस बीटा लिखा है या अल्फा इंटू बीटा लिखा है, ऐसे ही गामा प्लस डेल्टा लिखा है या गामा इंटू डेल्टा लिखा है, जहां भी लिखा है ना, तो उसी के टर्म्स में बना रहा हूँ। 1 1, अगर और यहाँ पे 2 भी बनाना है मेरे को तो 1 1 0 1 1 0, इसको लिख सकता हूँ पहले वाले को, तो ये 2 तो बन जाएगा है ना, 1 1 0 1 1 0, तो ये वाला 2 बन जाएगा। अब ये दूसरा वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, 1 1 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ लिख देता हूँ गामा प्लस डेल्टा, वो दूसरा वाला भी बन गया है ना, दूसरा वाला भी बन गया। अब ये तीसरा वाला बनाना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ लिख देता हूँ अल्फा बीटा, यहाँ लिख देता हूँ गामा डेल्टा, यहाँ लिख देता हूँ। पहली रो पूरी कंप्लीट हो गई, पहली रो पूरी बन गई। अब दूसरी रो बनानी है। दूसरी रो जब पहली से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा चाहिए, तो अभी मैं लिख के देखता हूँ कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा है ना, यहाँ 0, तो ये वाला तो मैच हो गया, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और 0, ठीक है ये मैच हो गया। ये वाला गड़बड़ हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये तो मुझे चाहिए 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो गामा प्लस डेल्टा से
और गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई हो अल्फा प्लस बीटा से, तो एक काम करो इंटरचेंज कर दो इसको, क्योंकि पहला वाला तो फिर भी आ जाएगा। यहाँ गामा प्लस डेल्टा लिखो और यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखो, ये वाला भी मैच हो गया और ये वाला भी अपने आप मैच हो गया। देख लो, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, हो गया मैच, बाकी तो जीरो है। थर्ड वाला अपने आप ढूंढ लो। अब क्या बताएं, अब आगे इतने समझदार हो, अब थर्ड वाली रो तो अपने आप ही ढूंढ लोगे। अब तो समझ में आ गया क्या बनने वाला है। बताओ भाई, किस किस का पूरा आंसर आ गया, समझ में आ गया अब ये? यस सर। यस सर। हो गया ना सबको क्लियर? अगर मैं अब थर्ड वाला लिख दूं तो क्या लिखूंगा, है ना, अल्फा बीटा, तो गामा डेल्टा इंटू अल्फा बीटा लिखोगे। इन दोनों का प्रोडक्ट यही लिखा है जो ऊपर लिखा है, और दो देख रहे हो कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, मतलब आंसर जीरो आएगा। इस तीसरे वाले कॉलम में ना कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 0 0 तो मैंने लिख दिया, अगर मैं ये भी लिखता ना 7 9 -8, अब भी आंसर वही आता, ऊपर वाला ही करके देख लो मल्टीप्लाई, तो आंसर तो अभी भी जीरो आएगा, क्योंकि ये वाला तो जीरो ही है, और मल्टीप्लाई करोगे वही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। हो गया सबको क्लियर? यस। हो गया, ठीक है। तो रेस्पॉन्ड कर दिया करो भाई तुरंत, जिससे समझ में आ जाए कि चलो एकदम तुरंत आगे बढ़ा जाए। चलो फिर अब हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऐसा मान लो जहां से चैप्टर हमने शुरू किया था, है ना, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को दो ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, समझने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, दो ग्रुप में पढ़ते हैं। और पहले सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं। हमको जो पढ़नी है वो 3 वेरिएबल में पढ़नी है, वैसे 2 वेरिएबल में भी वही लॉजिक लग जाएगा जो अभी 3 वेरिएबल में बताने वाले हैं। तो साइमल्टेनियस स्क्रीन ऊपर, स्क्रीन क्या उतारना बेटा देवांश? पिछला वाला सॉल्यूशन देवांश, लास्ट वाला सॉल्यूशन देखना है क्या? इसमें सॉल्यूशन क्या है? एक तो लाइन है सॉल्यूशन में, देख लो। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और लीनियर भी जोड़ देते हैं, इन 3 वेरिएबल्स, है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, मतलब ऐसे इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड लिखी हुई है ना, इसी की बात करनी है हमको, सॉल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस चीज को 2 हेड में पढ़ते हैं। पहला हेड क्या है,
नॉन होमोजीनस। है ना, पहला हेड ये है और दूसरा हेड होगा होमोजीनस इक्वेशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अंतर बता देता हूं बस नॉन होमोजीनस इक्वेशन और होमोजीनस इक्वेशन में। ये जो इक्वल टू ये जो लिखे हुए D1 D2 D3, अगर ये सारे जीरो हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनस इक्वेशन, है ना, उस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनस। अगर सारे जीरो हैं, है ना, तब बोलेंगे होमोजीनस। और अगर कोई भी एक नॉन जीरो है, एटलीस्ट कोई भी एक नॉन जीरो है, उसको हम इस साइड में पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे नॉन होमोजीनस, है ना। तो इसमें ऑल नॉट जीरो लिखूं या नॉट ऑल जीरो लिखूं? ये मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था। किसको कहते हैं ऑल नॉट जीरो, किसको कहते हैं, क्या लिखें? नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो। है ना, हाँ ठीक है। तो नॉट ऑल जीरो, तो नॉट ऑल जीरो, है ना, ये DIs के बारे में बोल रहा हूँ बस, है ना। बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 कुछ भी हो सकते हैं। ये D1 D2 D3 सारे जीरो नहीं है, कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब हम नॉन होमोजीनस सेट बोलेंगे उसको। अब लिखते हैं क्या लिखने वाले हैं। तो अब मैं, है ना, नाम दे रहा हूं। सबसे पहले क्या नाम है रूल का? क्रैमर्स रूल है ना। विद प्रूफ बात करेंगे हम। क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स रूल, तीन डिटर्मिनेंट डिफाइन कर रहा हूं मैं, तीन डिटर्मिनेंट डी, एक डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगला डिटर्मिनेंट डिफाइन किया dx। वो dx क्या है? ये जो x के कोएफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट, इसमें जो डिटर्मिनेंट है ये वाला डिटर्मिनेंट, इसमें जो कॉलम है जिसमें x के कोएफिशिएंट लिखे हैं, मतलब ए पहला कॉलम A1 A2 A3, इसकी जगह ये कांस्टेंट वाला कॉलम लिख दो जो लास्ट में ये D1 D2 D3 है, बस ये रिप्लेस कर दो। A1 की जगह D1, A2 की जगह D2, A3 की जगह D3 और बाकी सेम रखो। ये मैंने दूसरा डिटर्मिनेंट डिफाइन किया dx। ऐसे ही दो और करने हैं। क्या? dy, है ना, dy में जो y वाले कोएफिशिएंट वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करके D1 D2 D3 कर दो। तो A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। ऐसी एक और dz। समझ गए dz में क्या करना है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओ सॉरी, C1 कहाँ है यार, D1 D2 D3, है ना, C वाला रिप्लेस करना है। तो D1 D2 D3, ठीक है, ये डिफाइन किया है हमने। अब सबसे पहले क्रैमर रूल लिख रहा हूं कि क्या है क्रैमर्स रूल, कि x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी जो dx वाला डिटर्मिनेंट है अपॉन जो d वाला डिटर्मिनेंट है। y की वैल्यू क्या आएगी? जो dy वाला डिटर्मिनेंट है अपॉन जो d वाला डिटर्मिनेंट है। z की वैल्यू क्या आएगी? dz अपॉन d। अब बात करेंगे कैसे कैसे आएगी। तो अब डिटर्मिनेंट को देखो बस ध्यान से। तो हमको ये पहली वाली चीज ही प्रूव कर देते हैं, बाकी अपना आप प्रूव हो जाएगी, बाकी सिमिलरली वाली चीज है। तो अगर मैं देखूं x इंटू डी इक्वल टू dx लिखा है, देख लो x इंटू डी को प्रूव कर सकते हो क्या dx के बराबर, है ना।
हाँ हाँ अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ये केस बनेंगे अभी, है ना, ये केस बनेंगे जब डी जीरो होगा। अभी हम केस बनाएंगे, जब डी जीरो होगा तो क्या होगा, जब डी नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, है ना। अभी तो हम जैसे ये प्रूव कर रहे हैं x इंटू डी इक्वल टू डी एक्स, प्रूव कर सकते हैं तो हो गया प्रूव, बस खत्म, x की वैल्यू डी एक्स बाई डी आ गई, है ना। अगर डी नॉन जीरो होगा, है ना, तो हमको सबसे पहले ये प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली क्रैमर रूल इतना है, ये x इंटू डी इक्वल टू डी एक्स होता है, ऐसे ही y इंटू डी इक्वल टू डी वाई होता है, और z इंटू डी इक्वल टू डी जेड होता है। ये है क्रैमर्स रूल। अगर डी नॉन जीरो होगा तो फिर डी से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये समझ गए। तो पहली वाली चीज देखो बस, ये वाली, तो x डी वाला डिटर्मिनेंट लिख दो, क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, है ना। इसको मैं प्रूव करूंगा, मैंने LHS लेके चला हूं, LHS लेके चले हैं और प्रूव करेंगे इसकी वैल्यू dx के बराबर आने वाली है। तो सबसे पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया केवल फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं x को। तो a1x a2x a3x b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब मैं फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूँ, c1 को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, c1 प्लस y टाइम्स c2 प्लस z टाइम्स c3, है ना। कर सकते हैं, हमको पता है रिप्लेसमेंट। तो क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, बाकी सेम रखो, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इक्वेशन देख लो, इसी की वैल्यू d1 दी हुई है ना, है ना, इसकी वैल्यू d2 दी हुई है, इसकी वैल्यू d3 दी हुई है। आ गया आंसर हमारा d1, मैंने इसी को रिप्लेस किया है ना, इसी की वैल्यू है d1, तो b1 c1 d2 b2 c2 और d3 b3 c3। यही वाले डिटर्मिनेंट को मैंने बोला था dx, है ना। तो x d की वैल्यू dx के बराबर आ गई। सिमिलरली y d की वैल्यू dy के बराबर आ जाएगी। y को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम में, है ना, याद, मतलब समझ गए होंगे। और ऐसे ही z इंटू डी की वैल्यू dz के बराबर आ जाएगी। सबको ये वाली चीज क्लियर हो गई, है ना, प्रूफ क्लियर हो गया ये। आसान सा प्रूफ है भाई, इसमें तो बहुत, है ना, रॉकेट साइंस की तो बात ही नहीं है कुछ ऐसा कोई खास। हाँ बात हाँ सेम नंबर में कांस्टेंट ही हो सकता है, या फिर x मतलब जैसे हमने y और z से भी मल्टीप्लाई किया तो वो मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। हाँ, y और z, हाँ, मुझे y और z वेरिएबल ही तो हैं, इन x y z की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, है ना। y मुझे और z से भी मल्टीप्लाई देखो कर सकते हैं, क्या, y और z से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है फिर भी। हाँ हाँ लेकिन सेम नंबर है ना, y से सेम नंबर है ना y, है ना, सब में y से ही मल्टीप्लाई किया है ना। तो अगर y कोई वेरिएबल होगा लेकिन सेम है हर बार, ऐसा इस, जैसे इस इक्वेशन की बात करें, y की कोई वैल्यू ही आने वाली है ना, या y वेरिएबल है कि कुछ भी डाल सकते हो y को, है ना, नहीं, कोई ऐसे थोड़ी कि कुछ भी डाल सकते हैं y को, है ना। सेट ऑफ 3 इक्वेशंस लिखा हुआ है, x y z की कोई वैल्यूज होंगी, वो निकालनी है मेरे को बस, है ना। आगे बात समझ में। यस सर। ठीक है, ये लिख लो ऊपर से, जिसका कहाँ से, यहाँ क्रैमर रूल, है ना, यहाँ से क्रैमर्स रूल से, यहाँ से डी डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर मैं नीचे कर दूंगा इसको। D1 कैसे लिखा, D1 कहाँ है,
ये D1 के बराबर ही दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये यही तो चीज है, यही तो चीज है D1, A1x प्लस B1y प्लस C1z ही तो D1 दिया हुआ है, ये रहा। मैंने रिप्लेसमेंट ही इसी हिसाब से किया था, मैंने फर्स्ट कॉलम को यही बना लिया, जिसकी वैल्यू दी हुई है D1 उसने, है ना। हमको XYZ ऐसे ही निकालने कि D1 आ जाए ये वैल्यू, है ना। ठीक है, लिख लो कहाँ से, हाँ यहाँ से। लिख लिया, नहीं ये X है, कभी Z सा दिख रहा हो ये, ठीक है, हो गया, है ना। XD DX आ गया, YD DY आ गया, ZD DZ आ गया, है ना। इतना है क्रैमर्स रूल, XD की वैल्यू DX होती है। अब X की वैल्यू निकालनी है, तो हम केस बनाएंगे, इफ D इज 0 इफ T इज नॉन जीरो, है ना। X की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, XD इक्वल टू DX, है ना। तो अब केस बनाएंगे यहाँ, इफ D इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने केवल ये प्रूव किया है, एक्स डी की वैल्यू dx के बराबर आएगी, y डी की वैल्यू dy के बराबर आएगी, जो डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किए थे, और z इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ d जो लिखा था वो dz वाला डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। अब हम अगर d नॉन जीरो है तो d से डिवाइड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, dx अपॉन d, y की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन d, और z की वैल्यू आ जाएगी dz अपॉन d, है ना। और अभी वो अगला केस करेंगे जब d जीरो होगा, अभी पहले ये वाला लिखो, इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू dx अपॉन d, y की वैल्यू dy अपॉन d, z की वैल्यू dz अपॉन d। तो इस केस को हम लिखेंगे, है ना, इसको पहला केस माना है मैंने, फर्स्ट केस, है ना। इफ d इज नॉन जीरो, तो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज, देखो यूनिक है, ऊपर लिखा हुआ है x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, इसी को बोल रहे हैं देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो कभी अगर प्रूव करने के लिए आए, तीन इक्वेशन दी हो और हमको प्रूव करना हो कि इस सेट का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो हमको बस ये प्रूव करना है d नॉन जीरो हो जाए बस उसका। अगर d नॉन जीरो हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा उस सेट का, है ना। थोड़ी सी चर्चा और करेंगे लेकिन बाद में, है ना। यूनिक सॉल्यूशन, और एक टर्म होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। किसको कहते हैं कंसिस्टेंट, किसको कहते हैं नॉन कंसिस्टेंट, मतलब अगर ऊपर आ जाए आप, है ना, तो ऐसे पूछा जाता है दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, है ना। तो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में सिस्टम इज कंसिस्टेंट, है ना। इफ d is non-zero, then there exists a unique solution of simultaneous equations, that means the system is consistent.
सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट की एक बार नीचे डेफिनेशन से लिख देता हूं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन होना चाहिए, बस एक हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, मुझे मतलब नहीं, होने चाहिए बस सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि अब सिस्टम ऐसा भी आएगा जिसका सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना, तब हम बोलेंगे उसको इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, है ना। नेक्स्ट केस क्या है, अब डी 0 पे आ जाते हैं, है ना। तो अब लिख दो यहाँ पे सेकेंड केस, इफ डी इज इक्वल टू 0, है ना। अब डी इज इक्वल टू 0, और जो d1 d2 जो dx dy dz निकाले हैं, एंड एटलीस्ट dx dy, एटलीस्ट वन ऑफ करके लिखो ना, है ना, एटलीस्ट वन आउट ऑफ dx dy and dz is non-zero, then system has no solution. Then system has no solution. Now that means system is inconsistent. System is inconsistent. है ना। d 0 आया, हमने डिटर्मिनेंट निकाला, d की वैल्यू 0 आई, dx dy dz इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है ना, एटलीस्ट एक, तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, एटलीस्ट एक कोई सा नॉन जीरो है, तो उस केस में सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं आएगी जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, तो उस केस में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड इफ सारे ही जीरो आ जाएं, सारे ही जीरो आ जाएं, डी भी निकाला वो भी जीरो, dx निकाला वो भी जीरो, dy निकाला वो भी जीरो, dz निकाला वो भी जीरो, है ना, then system has infinite solutions. Then in this case the system has infinite solutions. कैसे निकालेंगे उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, वो अभी चर्चा करेंगे, लेकिन देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक्स डी इक्वल टू डी एक्स हर एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। अगर डी भी जीरो है, डी एक्स भी जीरो है, तो एक्स को मैं डी एक्स बाई डी नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि डोमेन के बाहर चली गई। ऐसी वाई इक्वल टू वाई डी इक्वल टू डी वाई सेटिस्फाई हो जाएगा, वाई को, वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ, है ना। तो वही बोल रहे हैं, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में आएगा। दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट है लेकिन कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। यह है हमारा पूरा का पूरा कौन सा वाला केस, नॉन होमोजीनस का। यही 3 केस बनेंगे नॉन होमोजीनस में। अगर डी नॉन जीरो है, पहला वाला केस,
है ना, एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू आएगी। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले सुन लो, है ना, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज को। पहला वाला केस, अगर डी नॉन जीरो आए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, लिखी हुई है कैसे निकालेंगे। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर डी जीरो है लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड वो नॉन जीरो है, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाले केस में अगर सारी जीरो आ जाए वो, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, है ना, तीनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन जैसे इससे आते हैं, चलो 7x माइनस 7y प्लस 5z, हाँ होमोजीनस वाला आप करेंगे। अब वो होमोजीनस वाले वो नेक्स्ट कैटेगरी, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 5z इक्वल टू 3, हाँ नॉन होमोजीनस ही चल रहा है, नॉन होमोजीनस के खत्म हो गए, क्वेश्चन चल रहे हैं, अब चालू होंगे नॉन होमोजीनस। तो 7x माइनस 7y प्लस 5z इक्वल टू 3, 3x प्लस y प्लस 5z इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 5। जल्दी से पता करें कौन सा केस है तीनों में से, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो सबसे पहले डी निकालना है। अगर डी नॉन जीरो आ गया तब तो पहला केस सीधे। तो सब पता करें, सब डी लिखता जा रहा हूं मैं, अपने आप पता करें डी मतलब कौन सा वाला केस है। तो डी लिखा मैंने 7 माइनस 7 5 3 1 5 2 3 5। फिर डी एक्स लिखा 3 7 5 माइनस 7 1 3 5 5 5। डी वाई डी जीरो आ रहा है, डी जीरो आ रहा है। डी जीरो आ रहा है, मतलब या तो सेकंड केस है या थर्ड केस है। तो आप वो पता करो सेकंड है या थर्ड है। हम्म, सर जरा थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हम्म, ओके सर, थैंक यू। सेकंड केस है, सेकंड केस है। Yes, sir. Second case, sir. डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। है ना, तो तीनों में से कोई एक तो नॉन जीरो आ रहा होगा। तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ऐसा बोल देंगे। तो डीजेड अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 7 3 2 माइनस 7 1 3 और 3 7 5। तो डी तो दिखा लिया तुमने, जीरो आया। डीएक्स की वैल्यू क्या आई, 120। डीएक्स की वैल्यू 120 आई है। भाई बाकी भी वेरीफाई करें, यही आ रहा है क्या, डीएक्स की वैल्यू 120? यस सर। ठीक है, तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं बाकी नहीं भी निकालूं खत्म हो गया किस्सा, है ना। तो एक तो नॉन जीरो आ गया, बाकी दोनों जीरो आए नहीं आए मुझे मतलब नहीं, लेकिन सिस्टम यहीं से बोल सकता हूं मैं, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
मतलब ऐसा कोई XYZ नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब एक चीज और समझो, जैसे अब थोड़ा सा इमेजिन करना है, क्योंकि हम ना टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को ही हम किसी और के थ्रू समझ रहे हैं। सबसे पहले बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, हम ज्योमेट्री में जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, ये किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की। स्ट्रेट लाइन की। अब लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ये किसकी इक्वेशन होगी? प्लेन की। लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, कोई भी लीनियर इक्वेशन जैसे ये लिखी है तीनों, कोई भी इक्वेशन, ये किस चीज की इक्वेशन है? अब ये 3D ज्योमेट्री में है, प्लेन की इक्वेशन होती है ये, है ना, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। जब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आएंगी ये, लेकिन अभी हम ठीक है इसको ना थोड़ा सा इसी जहन में बैठा लेते हैं कि एनी इक्वेशन विच इज लीनियर इन एक्स वाई एंड जेड एक प्लेन की इक्वेशन होती है ना। कैसे कैसे तो 3D ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, वैसे फिर भी फील कर सकते हो उसको। जैसे अब मैं बोलूं, देखो 2D ज्योमेट्री में ये अगर बात करूं, खाली ये 2x + 3y = 5, 2D ज्योमेट्री में, मतलब मैं इसी प्लेन में बात कर रहा हूं बस। 2D ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब अगर मैं 3D ज्योमेट्री में बोलूं, लेकिन इक्वेशन मैंने यही लिखी है, लेकिन 3D ज्योमेट्री में है अब मेरा, है ना, जैसे इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये वाली थी, है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन 3D ज्योमेट्री में यही सेम चीज एक प्लेन की इक्वेशन है ना, यही प्लेन जिसको तुम ऊपर से देख रहे हो, बस तुमको एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, बस एक लाइन सी, लेकिन ये है तुम्हारा इनफाइनाइट, ऐसे करके प्लेन है ये, है ना। समझ में आ रहा है कुछ? ये वाली जो है ये प्रोजेक्शन दिख रहा है तुमको बस एक्स वाई प्लेन पे, बाकी बाकी एक्स वाई के ना परपेंडिकुलर एक ऐसे ही प्लेन निकाल दो, उस प्लेन की इक्वेशन होती है ये, क्योंकि जेड तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 2x + 3y = 5 है, तो जेड कैन टेक एनी रियल वैल्यू, है ना, तो जेड कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो इसी लाइन को ना प्लेन के बाहर निकाल दो एकदम, है ना, एक प्लेन बनाता हुआ, है ना, ऐसे जैसा हाथ दिख रहा है मेरा, है ना, ऐसा प्लेन बनाता हुआ निकाल दो, है ना। तो अभी के लिए वैसे फिर भी हम हल्का सा याद रख सकते हैं इसको कि एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन इन 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री में मान लिया चलो प्लेन है ना, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि अभी हमने वेक्टर 3D 12th वाला पढ़ा नहीं है, चलो मान लेते हैं। अब ये 3 प्लेन लिखे हैं, 3 प्लेन लिखे हैं ये, इन 3 प्लेन का इंटरसेक्शन, है ना, जैसे सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ 2x + 3y = 4 और x - 3y = 7, इनका सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन ही तो है जो सॉल्यूशन निकलवा रहा हूं मैं। तो ऐसे ही इसका बोल रहा हूँ, इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इन तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन, इन तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन, वो वाले एक्स वाई जेड निकालने हैं मेरे को, है ना, पॉइंट तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन। तो अब खुद सोचो दिमाग लगा के, 3 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? 3 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? सर या तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तीनों, या तो तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, अब सोच के देखो, है ना, हाँ बस अब केवल ऐसे ही जहन में सोच के देखो कि 3 प्लेन, जैसे एक मैं बोलूं, हाँ 3 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा? या तो लाइन आएगी, तीनों प्लेन एक ही पॉइंट से एक ही लाइन से पास हो गए, ऐसे करके, हाँ। ऐसे करके, है ना, पॉइंट। तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, है ना, तीनों ऐसे हैं जैसे ये दिख रहा होगा मेरा हाथ, है ना, एक प्लेन और है इधर ऐसे, है ना, तो तीनों प्लेन एक लाइन से पास हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? एक लाइन आएगी। या तीनों प्लेन, जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ऐसे काटता हुआ बना दो, तो तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बस वो, है ना, पॉइंट आएगा भाई, पॉइंट ना आएगा। जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझो,
जो तुम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हो ना, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन का इंटरसेक्शन बताओ क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन। केवल पॉइंट होता है एक, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना, का इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। या अपने जिस कमरे में बैठे हो तुम, जिस भी कमरे में बैठे हो, दीवारों को देखो, दो दीवार देखो एडजेसेंट वाली और एक फर्श देखो या छत देखो, है ना, तीन प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? बस एक कोना है वो वाला, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट भी आता है ना। तो तीन प्लेन का इंटरसेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? या तो एक पॉइंट आएगा, या एक एक लाइन line, आएगी, या कुछ नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए। यस सर। वो solution जब दोनों हाँ, प्लेन पैरेलल हो, Yes, तीनों sir. पैरेलल हो गए अगर। तीनों पैरेलल हो गए तो ठीक है, तो चमक गया। लेकिन अगर तीनों पैरेलल भी नहीं है ना, तो भी हो सकता है। Yes, sir. देखो Skew. कैसे। हाँ, स्क्यू प्लेन्स करके ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। जैसे ये केवल इसमें देखना, जो सिस्टम में जो जहां मैं बना रहा हूँ, जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन नहीं है ऐसा मानो, प्लेन है ना, इसके बाहर निकल रहा है ये, है ना, ये प्लेन है, बस प्रोजेक्शन बनाया मैंने इस प्लेन का, है ना। समझ गए ना कैसा प्लेन है ये? yes sir, और एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, और एक ऐसा प्लेन है। समझ गए? ये Yes, बाहर sir. निकलते हुए प्लेन है, बाहर निकलते हुए प्लेन है स्क्रीन से। तो इन तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, है ना। तीनों का कॉमन पॉइंट आया कोई सा? नहीं आया। नो सर। हाँ, तो तीन प्लेन्स का इंटरसेक्शन अगर बोले तो क्या क्या हो सकता है? एक सिंगल पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। ये तीन केस हो सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. हम्म। अब यही तीन केस बने हुए हैं, ये जो हमने तीन केस बनाए हैं। ये पहला वाला प्लेन भी हो सकता है अगर तीनों लाइन एक ही हुई तो। प्लेन कैसे हो जाएगा भाई? तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक प्लेन है, ये कैसे पता चला है भाई? ये बताओ मेरे को कुछ, अमोघ। तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक प्लेन कैसे हो जाएगा? बताओ बताओ। सर ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे। हाँ अगर सर, तीनों अगर प्लेन planes सेम ही हो तो तीनों बात एक अलग ही है। हुए तो। अगर हाँ तीनों तो प्लेन फिर एक ही हुए तो, यस सर। है ना, ये तब केस हो सकता है। तीनों प्लेन हैं एक ही, तीन बार लिख रखे हैं लेकिन सेम प्लेन ही लिख रखे हैं, तो वो वाला केस ना ही लें तो बेटर है ना। तीनों ही लाइन सेम दे रखी हैं और पूछ रहा है सॉल्यूशन बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। ये सर वो तीन स्क्यू प्लेन्स होंगे ना? कोइंसिडेंट प्लेन्स हुए तो। हाँ, क्या? कोइंसिडेंट प्लेन्स। अगर इक्वी स्पेस्ड होंगे तब तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तब तो नो सॉल्यूशन आएगा। पैरेलल प्लेन मतलब, पैरेलल प्लेन मतलब फिर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, फिर तो नो सॉल्यूशन। तो तीन प्लेन्स, अब मैं लिख रहा हूं एक आगे क्योंकि इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एनी इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन इन x y and z represent a plane in three-dimensional geometry. समझ गए? इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अब थ्री प्लेन्स कैन intersect at first case a single point, second case a line, third case no intersection। है ना, वो वाला केस हम नहीं ले रहे हैं जब तीनों प्लेन सेम ही दिए हुए हैं।
है ना, मतलब और वाजिब है भाई, उसको क्यों ले भाई, कोई सॉल्यूशन क्यों पूछेगा उसका कि तीनों सॉल्यूशन, तीनों लाइन सेम ही दे रखी हैं, तीनों इक्वेशन सेम ही दे रखी हैं, ठीक है। तो तीन प्लेन कैन इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट लाइन और नो इंटरसेक्शन। सिंगल पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ये वाला केस कौन सा वाला केस है जो हमने पढ़ा है उनमें से, ये वाला केस है डी नॉन जीरो वाला। अगर डी नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है उन तीनों प्लेन का एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये 3D ज्योमेट्री में रिलेट कर रहे हैं चीजों को, है ना, और बिल्कुल रिलेटेबल है ना। ऐसी एक लाइन, ये वाला कौन सा केस है, एक लाइन, तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक सब जीरो लाइन होंगे है ना, जब सब इनफाइनाइट zero होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, जब डी डी1 डी एक्स डी वाई डी जेड तीन चारों जीरो हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उन तीनों इक्वेशन के, है ना। लाइन है पूरा, तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है, तो कितनी एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेंगी, बहुत सारी। एक लाइन पे तो बहुत सारे एक्स वाई जेड होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। तो वही चीज है, ये सेकंड केस कौन सा केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। और ये नो इंटरसेक्शन, ये नो इंटरसेक्शन वाला कौन सा केस है ना, वो जो सेकंड केस पढ़ा है हमने। जीरो एंड एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल। हाँ डी तो जीरो है लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड ये नॉन जीरो है ना, तो नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है। Yes, sir. अब एक वो वाली चीज और देख लेते हैं, होमोजीनस वाली, है ना, एक बार देख लेते हैं, केस खत्म कर लेते हैं, फिर हम सवाल ही सवाल कर लेंगे, फिर हमारा हाँ होमोजीनस वाला, है ना। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे 2x + 3y = 5 जैसे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम ही प्लेन हाँ, बन जाएगा ना, तो हाँ, उनका हाँ, इंटरसेक्शन भी एक प्लेन ही आ जाएगा। हाँ मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों प्लेन सेम है, तीनों प्लेन सेम है, तो एक प्लेन आएगा बस, है ना। यस सर। हाँ तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा वो, ओके सर। है ना, तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा ना। कि अगर तीनों प्लेन सेम है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके, इनफाइनाइट आएंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, चलो चलो पहले इसको लिख लो, ये जिसने नहीं लिखा है इसको लिख लो। कहाँ से, हाँ यहीं से। लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, मतलब लाइन पे मतलब मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है तो कितनी एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब उस लाइन पे जितने भी एक्स वाई जेड हैं वो सब सेटिस्फाई कर रहे होंगे तीनों प्लेन को, है ना। हम्म ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब सेकंड वाला केस आ जाता है, होमोजीनस इक्वेशंस। होमोजीनस इक्वेशन में वो जो D1 D2 D3 है वो सब जीरो होते हैं। ये वाला केस हम अलग से कर रहे हैं, वैसे उसके साथ भी लिख सकते थे, लेकिन अब इक्वेशन ऐसी है, एक बार अलग से ही समझें तो ज्यादा बेहतर रहता है। जीरो, D1 D2 D3 ले ही नहीं रहे हम, जीरो जीरो, है ना। ये वाली तीन इक्वेशन है, तो इसमें D लिखेंगे, क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बाकी तो वैसे ही जीरो आएंगे इसमें, क्योंकि वो D1 D2 D3 रिप्लेस करोगे तो जीरो आएंगे बाकी तो,
है ना, dx dy dz तो ऑटोमेटिकली ही 0 आएंगे क्योंकि 0 0 0 है। तो वो इक्वेशन अभी भी ट्रू है, एक्स डी इक्वल टू डी एक्स, वाई डी इक्वल टू, वो तो हमने d1 d2 d3 कुछ लिए ही नहीं थे, बस लिखा था d1 d2 d3 और प्रूव कर दिया था, तो वो 0 भी होंगे तो भी वो तो वैलिड होगी। एक्स डी इक्वल टू डी एक्स, वाई डी इक्वल टू डी वाई, जेड डी इक्वल टू डी वाई डी जेड। तो अब लेकिन डी जीरो और डी नॉन जीरो वाला केस बनेगा। हाँ, डी जीरो होगा या नहीं होगा, है ना। तो अब पहला केस, if d is non-zero, if d is non-zero, तो उस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन आएगा, एक्स डी इक्वल टू डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इफ d is non-zero आएगा भाई, x इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा, d नॉन-जीरो है, तो एक्स डी इक्वल टू 0 का क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा। तो इफ d is not equal to 0 then there is a unique solution। और वो सॉल्यूशन क्या होगा हमें पता है, क्या होगा, x0 y0 और z0। देख लो ऊपर, कर रहा है सेटिस्फाई, है ना। देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये तब बोलेंगे जब d नॉन जीरो है ना। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा x0 y0 z0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इन तीनों इक्वेशन को, चाहे a1 b1 c1 ये सारे कोएफिशिएंट कुछ भी लिखे हो, ये तो करेगा ही करेगा, है ना। तो वो जो सेकंड केस बनाने वाले हैं, सेकंड केस कौन सा है, इफ d इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, तो है ना, अब d इक्वल टू 0 एक केस है, एक पहला केस है d नॉन जीरो। इस बार ना दो ही केस बनेंगे बस, एक d नॉन जीरो वाला, एक d जीरो वाला, क्योंकि इनमें तो केस बनाने ही नहीं, ये तो पहले ही 0 है। तो एक d इक्वल टू 0 और एक d नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो खाली ये सोल्यूशन है, और जब d 0 है तब then there exist infinite solution, then there exist infinite solutions। जिसमें से ये तो हो, एक तो ये होगा, है ना, जिसमें से एक तो ये होगा। क्या C1 को रिप्लेस करें, C1 है करें तो D तो ऑलवेज 0 होगा। D क्यों ऑलवेज 0 होगा भाई, D ऑलवेज 0 क्यों होगा, C1 को C1x से कैसे रिप्लेस कर सकते हो तुम, x से C1, जब किसी रो को रिप्लेस करते हैं उस रो में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता। देखो तुम वो नहीं समझे प्रॉपर्टी क्या थी वो, जब तुम रिप्लेसमेंट लगाते हो ना ये वाला कि R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस 2 R2 पे, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कभी ये नहीं कर सकते तुम R1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3R1 प्लस 4 R2 से रिप्लेस कर दूं, ये गलत है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये गलत चीज हो गई। आगे होगी बात समझ में। और x 0 है तो 1/x कैसे बाहर निकाल लिया तुमने, ये x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड तब कर सकते हो जब x नॉन जीरो हो। देखो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ है ना, फंस जाओगे। हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ, तो d0 then there exists infinite solution, one of the solution is, है ना, one of those infinite solution is यही वाला x0। ओहो ये क्या हो जाता है अपने आप, ये नहीं समझ में आता मेरे को। Then there exists infinite solutions, one of those infinite solutions is यही वाला x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज हमको जाहिर हुई कि ये तो ऑलवेज सोल्यूशन होगा, x y z 0, ये तो ऑलवेज सोल्यूशन होगा। अगर d नॉन जीरो है
तो बस यही सोल्यूशन होगा, और एक्स डी अगर 0 है तो इसके अलावा भी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल किसको कहते हैं? यहाँ पे एक और टर्म याद कर लेना है हमको, ट्रिवियल, है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये क्या मतलब होता है ट्रिवियल का? ट्रिवियल का मतलब होता है कि चाहे केस कोई सा भी हो, ये तो आंसर होना ही है ना। ऑब्वियस सॉल्यूशन, हाँ, है ना, हाँ, ऑब्वियस सॉल्यूशन। तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है, तुम ये बोल सकते हो कि ये तो है ही सॉल्यूशन। तो दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, समझ गए? दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो लिख देता हूं मैं, इसी को बोल रहा हूं मैं ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा ही बोल सकते हो। ओनली ऑब्वियस वाला सॉल्यूशन है बस इस केस के लिए। डी नॉन जीरो होगा तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और अगर डी जीरो वाला केस होगा तो देयर एग्जिस्ट्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो, देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे केस बन गए सारे। अब हम सवालों पे आ जाते हैं। मतलब इन दिस केस द प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट, हाँ देख लो, तीनों केस, तीनों प्लेन ओरिजिन से तो पास हो ही रहे हैं। देख लो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, चाहे कोई सा भी केस हो, तीनों प्लेन ओरिजिन से तो पास हो ही रहे हैं। तो ओरिजिन तो आंसर है ही। अब हो सकता है पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें हो, या हो सकता है लाइन पे इंटरसेक्ट करें। ये केस बन सकते हैं बस दो, कि या तो तीनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करें, या तीनों प्लेन बस केवल ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। समझ गए रुणिमा? हाँ, तो अब सवाल, अच्छा हाँ, अब पहले सवाल करें इस पे, क्योंकि अब हमारा थ्योरेटिकल वाला पार्ट खत्म हो गया है। ट्रिवियल, अरे ट्रिवियल ही तो समझाया अभी किसको कहते हैं ट्रिवियल, सबने आंसर भी कर दिया। अब वेदांत पूछ रहा है व्हाट इज ट्रिवियल। हाँ बेटा, ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस। जैसे इस इक्वेशन का ऑब्वियस सॉल्यूशन पूछ सकता हूं मैं तेरे से बिना कुछ एक्सप्लेन किए, और वो सॉल्यूशन ये होगा, देख ले डाल के, है ना। इसी को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि कोई भी केस हो ये तो आंसर है ही। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल करें या डिस्कशन कर लें? क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा, है ना। एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मेरे को थोड़ा सा चीजें फिर से एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, है ना। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, चलो एक एक करके। पहला एग्जांपल एक एक करके लिख रहा हूँ, सब ध्यान देंगे, अपना करना शुरू कर दें बस। मैं लगातार कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड the values of lambda for which system has non-zero solutions। समझ गए क्या पूछा है इसमें? वो वाला लैम्डा फाइंड करना है कि इस सिस्टम के नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करें। तो क्या समझे हम सवाल से? सर डी जीरो का, हाँ, इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने हैं, है ना। कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो वही होता है ना, 0 0 0। तो 0 0 0 तो है अभी भी, लैम्डा कुछ भी रख लो, लेकिन वो कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशंस आए, ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू आए जो नॉन जीरो हो। वो किस केस में आएंगी? बस वो दूसरे वाले केस में आएंगी जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डी जीरो करना पड़ेगा इसका।
तो निकाल दो आंसर लैम्डा का। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक निकालो। 0। तो बाकी ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ ठीक है, लैम्डा 0 आएगा, ठीक है, आंसर 0। Let lambda and alpha be real. Find all values of lambda and alpha for which सिस्टम लिख रहा हूं मैं अब। lambda x plus sin alpha y plus cos alpha z equal to 0. X plus cos alpha y plus sin alpha z equal to 0, minus x plus sin alpha y minus cos alpha z equal to 0 has non-trivial solutions. ठीक है, वो पहला वाला तो सबका हो ही गया होगा सर। रियल वैल्यूज के लिए लैम्डा बतानी है। रियल वैल्यूज के लिए मतलब इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए तो डी 0 होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है ना। तो लैम्डा रियल बताना है या लैम्डा नॉन रियल भी बता सकते हैं, तो लैम्डा रियल ही बताना है, रियल ही है ना। तो रियल बताएंगे तो खाली 0 आएगा आंसर, लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में। ऐसी सेकंड वाला करो और ऐसी थर्ड लिख रहा हूं मैं। sin 3 theta x minus y plus z equal to 0, cos 2 theta x plus 4y plus 3z equal to 0 और 2x plus 7y plus 7z क्या लिख दिया equal to 0. Find theta for non-trivial solutions. सर हाँ सर सेकंड में sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा है। बस यही आंसर है और क्या है, मतलब देयर कैसे आर solve किया मैंने? इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, लेकिन रिलेशन है, तो मैं लैम्डा की रेंज पूछ ओके सकता सर। हूँ है ना, लैम्डा की रेंज पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ लैम्डा फॉर विच है ना दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। माइनस रूट 2 से Okay, प्लस sir. रूट 2, हाँ ठीक है, ओके, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। गुड। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया सबका, लैम्डा की वैल्यू मतलब अल्फा के टर्म्स में आएगी, तो एक बार कंफर्म कर दें सबका यही आ रहा है क्या, लैम्डा इक्वल टू साइन 2 अल्फा यस प्लस सर। कॉस 2 अल्फा या माइनस कॉस 2 अल्फा आ रहा है।
सर फर्स्ट क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बेटा बताओ। सर अगर लैम्डा 0 होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे और नहीं, स्ट्रेट लाइन 3D ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन प्लेन ही होती है। अगर मैं खाली y प्लस जेड इक्वल टू 0 भी लिख रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, प्लेन ही है, क्योंकि बात 3D ज्योमेट्री कर रहे हैं हम। स्क्रॉल कर दीजिए। ओके। हाँ हाँ, ये सबका ये आ रहा है ना आंसर, लैम्डा इक्वल टू साइन टू एल्फा प्लस कॉस टू एल्फा, लैम्डा इक्वल टू प्लस या माइनस, बस वो वेरीफाई कर दो। प्लस हाँ ठीक, प्लस ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा और अल्फा रिलेटेड है और ऐसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, है ना। फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ से लैम्डा की रेंज तुमको दिख रही है, क्या आ जाएगी, -√2 से √2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है ना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और फिर मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि इफ लैम्डा इक्वल टू 1 फाइंड अल्फा इन द इंटरवल -2 से 2 कुछ भी ऐसे, है ना, फॉर विच सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। निकाल लेंगे इसको भी। बताओ भाई, निकाल लेंगे ना। अगर लैम्डा 1 दे दूं मैं, फिर पूछ लूं अल्फा बताओ कि -2 से 2 में कौन कौन से हैं अल्फा, कि जिसके लिए सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, बता देंगे। यस सर। है ना, बस अब इक्वल टू 1 रखना है, इसको सॉल्व कर दो साइन टू, अब तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई, साइन टू एल्फा प्लस कॉस टू एल्फा इक्वल टू 1, है ना। करना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। हाँ, थर्ड में थर्ड का आंसर क्या आएगा, थर्ड में भी D0 होगा ना। हाँ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन करवा रहा है, D0 करना है क्योंकि होमोजीनस वाला केस है। हाँ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए D0 होना चाहिए, तो बस ठीक है, करो। ठीक है। तो निकाल लो थीटा। अब मैं चौथा लिख रहा हूं एक और, द वैल्यू ऑफ थीटा एंड लैम्डा for which the system sin theta into x minus cos theta into y और प्लस लैम्डा प्लस 1 into z इक्वल टू 0 cos थीटा into x प्लस sin थीटा into y। ये तो यार क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, है ना, जो मैं लिखता जा रहा हूँ ये। हम थीटा और विद द सिस्टम, चलो एक बार लिखते हैं, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 1 वाई प्लस कॉस थीटा जेड इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट। बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये थर्ड और फोर्थ और हो गए। थर्ड में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही सात्विक बेटा, तो थोड़ा ना वो गड़बड़ है कुछ। सर थर्ड में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, फाइंड थीटा।
साइन 3 थीटा प्लस 14 कॉस 2 थीटा माइनस 2 हमें थीटा निकालना है भाई, तुम डेल्टा निकाल लिया, तुम्हें जीरो करो उसको। साइन 3 थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को भी साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो साइन में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तुमको, यही तो है। है ना, निकाल लो, निकल रहा होगा यार। ये तो आंसर मतलब बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सर एक वैल्यू तो आ रही है। पहले डिटर्मिनेंट निकाला तो वो बना क्या, जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं। सर वो फाइनली आ रहा है 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 minus साइन 3 थीटा sin इक्वल theta 0 equal to 0. Yes, 4 sir. साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा Minus 4 3 sin साइन theta. स्क्वायर थीटा माइनस 3 Sin theta equal 0. साइन थीटा इक्वल टू 0. 0। Yes, sir. खत्म। ये तो फिर साइन थीटा कॉमन निकाल लो, और अंदर से कुछ आंसर आता है या नहीं आता। साइन थीटा बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ये, और यहाँ साइन थीटा खत्म हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, कुछ आएगा। तो साइन थीटा की वो वैल्यूज और आ जाएंगी। तो एक तो साइन थीटा 0 आ गया, और एक साइन थीटा इस इक्वेशन से आएगा कितना, -4 प्लस माइनस 16 और प्लस 48 और अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा ये तो सॉल्व भी हो रहा है, 64 बन गया, है ना, 64 बन गया, 8 आ जाएगा। तो -4 प्लस माइनस 8 अपॉन 8। तो माइनस वाला आंसर नहीं आएगा, प्लस वाला आंसर आएगा, और 1/2 आएगा। तो दो आंसर आएंगे इसके, साइन थीटा इधर 0 और 1/2। क्लियर है सबको? फिर एक मिनट स्क्रॉल डाउन करके सर। तो अब लिख दो थीटा इक्वल टू एन पाई हो गया, और थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन पाई बाई 6 हो गया। आ गया सबका आंसर इस ये वाला थर्ड क्वेश्चन, Yes. सबका आंसर हो गया। Yes, sir. साइन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 एक 1/2। आ गया आंसर, थीटा एन पाई और एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन पाई बाई 6। इस फोर्थ का तो आंसर देख के बता दो, फोर्थ को सॉल्व नहीं करना है भाई, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। होमोजेनस इक्वेशन है तो ये तो कंसिस्टेंट ही होता है, या तो एक सोल्यूशन होगा 0 0 0 या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो होमोजेनस ये स्टॉप हो गई। हाँ क्लियर है ना, ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है होमोजेनस वाला। तो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है फंसाने के लिए बस। सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, जो होमोजेनस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं। कुछ भी डाल लो इसके अंदर, तो एक्स वाई जेड में लिखा होना चाहिए, बस इक्वल टू 0 होना चाहिए तीनों इक्वेशन। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। नोट डाउन कर दीजिए, क्वेश्चन नोट करना तो। कौन सा वाला? फोर्थ। फोर्थ वैसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ तो मैंने ऐसे ही फर्जी में लिख दिया है सवाल, है ना, बस तुम्हें फंसाने के लिए। कि सॉल्व, इसको बिना देखे मारना है आंसर इसका, तो है ना, कि कुछ भी रख देंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। होमोजेनस वाला केस है ना, है ना, कंसिस्टेंट तो हर केस में होता है ये। या तो केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, या ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। वो सबसे आसान वाली चीजें नहीं कराई है मैंने, कि वो लिख दूं क्रैमर रूल से, बताओ एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा, जेड क्या आएगा, है ना। वो तुम्हारा उसमें डीपीपी में खूब सारे हैं, अपना कर लेना, है ना, एक्स वाई जेड निकालने वाले,
है ना, क्रैमर रूल से। तो बस एक ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q the system of equation the system of equation 2x plus py plus 6z equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5, x plus y plus 3z equal to 4 has, तीनों केस हैं, फर्स्ट केस नो सॉल्यूशन, सेकेंड केस यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। निकाल दे आंसर जल्दी से। सर डिस्कशन, डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, आज तो हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट Okay, क्लास में sir. बस डिस्कशन रखेंगे हम, और कुछ होमवर्क और दे देते हैं। हमारा ये क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट सब खत्म हो गया, बस डिस्कशन पे ध्यान देंगे अब हम। सर वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, का हाँ डिफरेंशिएशन वाला बता दूंगा मैं, है ना। इंटीग्रेशन ये थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास में जब डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। Okay, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बता दूंगा अलग से। इसको जल्दी से सॉल्व करें, और P और Q की वैल्यूज बतानी है। तो निकालो D क्या आ रहा है, PQ के टर्म्स में ही निकालना है। D क्या आएगा, DX क्या आएगा, DY क्या आएगा, DZ क्या आएगा, ये निकाल के बताओ क्या क्या है। तब तक मैं तुम्हारा होमवर्क तैयार करता हूँ, उसमें क्या क्या है। निकाल लिया D। यस सर। बता दो D क्या आया। सर 2Q plus 3P minus PQ minus 6। तो इसके फैक्टर देख लो, फैक्टर हो रहे हैं P-2 इंटू Q-3 लिखा है। या माइनस टाइम्स आएगा, जो देख लो, P-2 इंटू Q-3 विद माइनस साइन, या बस यही, मतलब जो D है वो बनना चाहिए PQ, जो मैंने लिखा है PQ -2Q
-3p और +6 with minus सर sign माइनस होगा। नहीं आ रहा। कौन किस में? मतलब PQ -2Q -3p +6 नहीं बना है, तो यही सर बन यही रहा बना है, यही बन रहा है ना, तो हो गया Yes, फैक्टर ये, sir. यही बन रहा है तो ठीक है ना, ठीक लिखा है। ऐसे Yes, ही dx बताओ, dx क्या आएगा? So 4pq minus 15p minus 8q minus 30. p minus 2 into 15 minus 4q. So हाँ, dy yes sir. आ रहा है p -2 into 4q - 15, ये फैक्टर बनेंगे। Yes, sir. सर dy 0 आ रहा है और dy 0 आ रहा है, ठीक है। dz, एक मिनट काफियों ने आंसर बता दिया है, तो बस देख लेते हैं। बस अब तो केस लिखने हैं वो वाले कि कब क्या था, कब इनफाइनाइट होते हैं, कब नो होते हैं ना। डी सब वैल्यूज लिखी हुई हैं, डी जेड क्या आएगा बस ये और बता दो। p -2 p-2 तो नो सॉल्यूशन होते हैं। पहले तो चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जब सारे जीरो होते हैं। जब सारे जीरो होते हैं तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बताओ सारे जीरो किस वैल्यूज पे होंगे? p equals to 2 और q बिलोंग टू एनी रियल नंबर, है yes ना। ये थर्ड केस का आंसर हो गया, p इक्वल टू 2 एंड q बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन सेकंड वाला केस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब d नॉन जीरो होना चाहिए, d नॉन जीरो होना चाहिए, तो p2 नहीं होना चाहिए एंड q3 नहीं होना चाहिए। ये सेकंड का इसका आंसर हो गया, है ना। यूनिक सॉल्यूशन d नॉन जीरो, बाकी तो देखना ही नहीं होता उसमें, है ना। यूनिक सॉल्यूशन d नॉन जीरो मतलब p2 नहीं होना चाहिए, q3 नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए। yes sir ठीक है, और फर्स्ट नो सॉल्यूशन में d तो जीरो होना चाहिए, लेकिन बाकी कोई सा एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। बताओ आंसर क्या है? 15 d जीरो होना चाहिए और बाकी नॉन जीरो होने चाहिए, कोई सा एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। q equals 3. हाँ, q इक्वल टू 3, और p equals to 2 p नॉट इक्वल टू 2 भैया। अगर p2 हो गया तो सारे जीरो हो जाएंगे, okay है ना। हाँ, d जीरो होना चाहिए, तो d जीरो दो केस में हो सकता है, 2 और 3 में, लेकिन अगर p2 हो गया तो फिर तो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। है ना, समझ गए तीनों केस का आंसर? नहीं Q15/4 कैसे होगा? कौन से केस का आंसर बता रहा है वेदांत? Q15/4 कौन से केस का आंसर है? फर्स्ट केस का, उसमें d जीरो कहां हुआ? अगर Q15/4 है तो dx जीरो हो गया, d जीरो कहां हुआ? d तो जीरो करना ही है ना। नो सॉल्यूशन तब होता है जब d तो जीरो हो बट एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, d1 और dx dy dz ये नॉन जीरो होने चाहिए, कोई एक, है ना। और ये इसमें ये वाला जो केस था ये d नॉन जीरो वाला केस है ना। ये सारे केस भी लिख दिए हैं मैंने। आंसर आ गया सबका? क्लियर हो गया सबको? yes yes sir किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना हम यहाँ क्लास ओवर करते हैं। मैं होमवर्क बता देता हूँ तुम्हारा। सबसे पहले तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है सबको?
क्योंकि हुआ नहीं है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स यस नंबर, सर। नो हाँ सर, नो सर। है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बेसिक हुआ। है बस थोड़ा सा। बेसिक आइडिया है। तो जैसे मैं एक्सरसाइज 2 मतलब डीपीपी 43, डीपीपी 43 में 7th और 9th ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, है ना। तो डीपीपी 1 में भी थे, मतलब 42 वाले में, लेकिन उसमें तो आसान वाले थे। सर डीपीपी 1 का लास्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसकी ओमेगा स्क्वायर यस वाली। सर, हाँ उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हाँ जरूरत क्यूब पड़ रूट रही ऑफ है। यूनिटी है उसमें, वो वाला छोड़ देना, वो 15 ऐसे ही इसमें भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है 7th। तो 7th और 9th ये छोड़ देना, लिख देता हूं मैं होमवर्क। एक्सरसाइज क्या, डीपीपी, सॉरी डीपीपी 43, इसमें 7th और 9th मेरी तरफ से नहीं करने हैं, अगर है ना तुमको लग रहा है कि कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक और मतलब अगली डीपीपी भी है ना, इसमें 15 क्वेश्चन है। हम होमवर्क एक और डीपीपी 44, डीपीपी 44 में फिर से सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी सारे 11 क्वेश्चन है बस डीपीपी 44 में। इसमें 15 क्वेश्चन है टोटल, तो 2 हटा दिए मैंने, 13 क्वेश्चन बचे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, एक हटा दिया मैंने तो 10 बचे। तो 10 13 और 10 मतलब 23 क्वेश्चंस का होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास एंड की जाए। चलो फिर, गुड बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड बाय ऑल ऑफ। चलो बंद कर रहे हैं क्लास।